खबर है देहरादून से, जहां पर विधायकी को चुनौती की याचिका स्वीकार हुई है। उमेश कुमार की विधायकी पर याचिका स्वीकार, विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली गई। याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। अगले 3 दिन के अंदर गवाह साक्ष्य की रिकॉर्डिंग किए जाने की बात सामने आई। चुनावी हलफनामे में अपराध छिपाने का मामला, वीरेंद्र चौधरी, भावना पांडे ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। 29 नवंबर से होगी हर रोज सुनवाई। प्रवीण कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, याचिका स्वीकार हो गई है, क्या लगता है अब इसका क्या असर उमेश कुमार पर पड़ने वाला है? देखिए, एकल पीठ जो न्यायमूर्ति है रविंद्र मैठानी, इनके बेंच में ये मामला गया था और जो उमेश कुमार के वकील ने उन्होंने तर्क दिया कि ये जो याचिका सुनने योग्य नहीं है, लेकिन पीठ ने ये कहा कि इसको उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। अब 29 तारीख को इस पूरे मामले को जो सुना जाएगा और जो है इसमें ये कहा गया कि जो 29 मामले इनके ऊपर विचाराधीन है उमेश कुमार के ऊपर, और जो शपथ पत्र निर्वाचन आयोग को दिया है उसमें सिर्फ 16 की बात की गई है। कई गंभीर मामलों को छुपाया गया है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि ये विधायकी रद्द की जा सकती है। उसी को लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे हैं और देखना होगा कि जो वीरेंद्र कुमार हैं उनके और प्लस एक वो उनके इस मामले में किस तरह से कोर्ट जो है आगे बढ़ता है। लेकिन ये खबर यही मिल रही है कि प्रत्येक दिन डे बाय डे इसको सुनवाई होगी और जल्दी से इस मामले का निस्तारण कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर विधायकी को लेकर याचिका स्वीकार कर ली गई है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा के बीच एसएलपी विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर समझौते की अफवाह फैल रही है, जिस पर बोलते हुए उमेश शर्मा ने अफवाहों को फर्जी बताया है। उन्होंने विपक्षियों संग सुलह और समझौते से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अफवाह फैलाकर साख बचाने में जुटे हैं। विपक्ष को हाईकोर्ट से झटके के बाद अफवाहों का सहारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है, कोई लिखित में आदेश पारित हुआ है। आप लगातार कह रहे हैं कि उमेश कुमार अपना केस वापस लेंगे। भाई पहले तो ये बताइए कि उमेश कुमार का केस कौन सा लंबित है सुप्रीम कोर्ट में? 3 याचिकाएं हैं, त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार, सरकार वर्सेस उमेश कुमार, हरिंदर रावत वर्सेस उमेश कुमार। तो जब मैं वादी नहीं हूं तो मैं केस वापस लेने वाला कौन होता हूं? अफवाहें उड़ाकर, गलत खबर फैलाकर, प्रचार प्रसार कर झूठी सांत्वना बटोरने से बचना चाहिए। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सर्वोच्च होगा, सबको मंजूर होगा। उसमें वो जांच कराना चाहेंगे, मेरी कराना चाहेंगे, मेरी कराएंगे, उनकी कराना चाहेंगे, कराना चाहेंगे, नहीं कराना चाहेंगे किसी की भी, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। अब अखबार को भी और मीडिया को भी जो है इस बात से बचना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर टिप्पणियां करने से पहले उनकी गहराई में जाना चाहिए, क्या बात क्यों कही गई उसे समझना चाहिए। उत्तराखंड के मदरसे मॉडर्न होने जा रहे हैं। यहां मदरसों में एनसीईआरटी की किताबों के साथ ड्रेस कोड लागू होगा। प्रदेश के 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू कर मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉडर्न बनेंगे मदरसे। मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की किताबें। मॉडर्न मदरसों में मॉडर्न तालीम। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू होगा। अब छात्र ड्रेस कोड में पढ़ने आएंगे। इसके साथ ही एनसीईआरटी की किताबें भी मदरसे में पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के छात्रों की तरह मदरसा छात्रों को भी केंद्र सरकार से ड्रेस का पैसा मिलेगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि प्रदेश के सभी मदरसों में जल्द ड्रेस कोड लागू होने के साथ ही एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मदरसों को मॉडर्न स्कूल के तर्ज पर चलाई जाने की तैयारी है। पहले चरण में 7 मदरसे मॉडर्न बनाए जाएंगे, जिसमें 2 देहरादून, 2 उधम सिंह नगर, 2 हरिद्वार और 1 नैनीताल जिले के मदरसे को मॉडर्न बनाया जाएगा।
103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 60 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। हमने कहा है कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक सामान्य मदरसे की तरह चलेंगे, 8 बजे से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स को लागू किया जाएगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड में उन्हें रजिस्टर्ड कराया जाएगा और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पे हम उसे चलाएंगे। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देखा था कि मैं एक मदरसे के बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं, वो इस मॉडर्न मदरसे के माध्यम से बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। प्रदेश के मदरसों में ड्रेस कोड लागू किए जाने का फैसला पहली बार लिया गया है। बोर्ड इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार को छात्रों की ड्रेस के लिए बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चले, उस दिशा में हम अपने मदरसे को बनाना चाहते हैं। पीएम मोदी का सपना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और मदरसे में पढ़ने वाले हर बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिसको लेकर काम किया जा रहा है। जल्द ही मदरसों की सूरत बदलेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन प्रदेश में संचालित हो रहे 103 मदरसों में ड्रेस कोड लागू किए जाने पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गस्माना ने कहा कि चाहे मदरसे, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या किसी संस्था की ओर से संचालित किए जा रहे हों, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ड्रेस कोड लागू करने समेत अन्य बातें अगर ध्रुवीकरण को लेकर बोली जाएंगी तो उसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले मदरसों के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ड्रेस कोड लागू करने पर निर्णय होना चाहिए। मदरसे हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, गैर सरकारी स्कूल हो, तमाम एनजीओज के द्वारा या सोसाइटीज के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, शिक्षा की गुणवत्ता तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब ड्रेस कोड और ये तमाम चीजें जो हैं वो ध्रुवीकरण के नजरिए से जब बोली जाएंगी तो वो मैं समझता हूँ उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन मदरसों में अगर मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिकीकरण हो, उनको दुनियावी जो तालीम है उसके बारे में तालिबे इल्म को बताया जाए और उसके लिए व्यवस्था की जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और पहाड़ों पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अब सरकार कदम उठा रही है। अब उत्तराखंड की सड़कों से पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। अब 10 साल पुराने ऑटो विक्रम सड़कों पर फर्राटा नहीं भर पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पुराने वाहनों पर नकेल, सड़कों पर फर्राटा नहीं भरेंगे पुराने वाहन। 31 मार्च 2023 के बाद नहीं दिखेंगे ऑटो विक्रम। आरटीओ ने जारी किया अल्टीमेटम। इन दिनों राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर धूल और धुएं से घिरे हुए हैं। पर्यावरण में आ रहे बदलाव से महानगर और अन्य शहर ही नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी इलाके भी अछूते नहीं हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए धामी सरकार कदम उठा रही है, जिसको लेकर अब प्रदेश में 10 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाएगा। आरटीओ ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को सड़कों से बाहर करने का फैसला किया है। देहरादून आरटीओ ने इसके लिए ऑटो चालकों को अल्टीमेटम देते हुए आदेश जारी कर दिया है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि 31 मार्च 2023 के बाद देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और डोईवाला में पुराने वाहनों का परमिट रिन्यू नहीं होगा। इसके संचालक पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वर्ष 2019 में एनजीटी ने एक हमें गाइडलाइन दी थी कि
10 वर्ष से पुराने जितने भी डीजल के वाहन हैं उनको फेज्ड मैनर में देहरादून शहर और ऋषिकेश से हमें फेज आउट करना है। उसी के क्रम में, क्योंकि 3.5 साल तक उसके बाद बैठक नहीं हो पाई आरटीए की, तो इस वाली बैठक में आरटीए ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे डीजल के ऑटो और विक्रम जो कि 10 साल से पुराने हैं उनको 31 मार्च 2023 तक, और जो 10 साल से नए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक फेज्ड मैनर में आउट करना है। और ऋषिकेश शहर के अंदर प्रदूषण की समस्या ज़्यादा होती है, उस हिसाब से आरटीए फिर विचार करेगी। दरअसल साल 2019 में कोरोना से ठीक पहले एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को एक आदेश जारी कर कहा था कि उत्तराखंड की सड़कों पर चल रहे डीजल पेट्रोल के 10 साल से पुराने वाहनों को सड़कों से हटाया जाए। इसके लिए आरटीए की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक को करने में करीब 2.5 साल से ज्यादा का समय लग गया और इस महीने नवंबर के पहले हफ्ते में ये बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब सड़कों पर पुराने वाहन नहीं दौड़ेंगे। इसके साथ ही डीजल पेट्रोल की जगह अब पहाड़ों पर इलेक्ट्रिक सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। देहरादून संभागीय परिवहन विभाग ने फेज 1 में देहरादून की सड़कों पर चल रहे 10 साल पुराने करीब 2300 ऑटो विक्रम को हटाने के लिए 31 दिसंबर और 31 जनवरी की डेडलाइन तय की है। वहीं ऑटो विक्रम चालकों को आर्थिक हालत को भी देखते हुए योजना तैयार की गई है, जिससे इन वाहन चालकों को नई सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहन लेने में रियायत दी जा सके। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलावों से हो रहे नुकसान का खामियाजा भुगत रहा है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट है। इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड की सड़कों से पुराने डीजल वाहनों को हटाया जा रहा है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। और उत्तराखंड कांग्रेस आजकल पार्टी कम और गुटों और धड़ों में ज्यादा नजर आ रही है। पिछले दिनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच किया तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और हरीश रावत शामिल नहीं हुए। तो वहीं सचिवालय कूच के अगले दिन हरिद्वार में हरीश रावत ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जैसे बड़े परिवार में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। SSC में घोटालेबाजों को जेल करो। देखिए, कांग्रेस में जो चल रहा है वो लोकतंत्र में उसकी इजाजत है। लोकतंत्र में आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछले दिनों जो प्रकरण एक के बाद एक खुलकर आए हैं और कोई छुटभैये नेता या कार्यकर्ता नहीं, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। कार्यक्रम में हर नेता का होना आवश्यक नहीं है। प्रीतम सिंह जी ने कूच का ऐलान किया था। प्रीतम सिंह राज्य के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम नेताओं में हैं। राज्य के लगातार वो जब से विधानसभा बनी तब से लेकर के अब तक एमएलए हैं हर विधानसभा में। उससे पहले उत्तर प्रदेश में एमएलए थे, 10 साल मंत्री थे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। आज भी वो पूरे राज्य के कांग्रेसियों की आशाओं और अपेक्षाओं की केंद्र बिंदु हैं। तो इसलिए अगर उन्होंने कूच का ऐलान किया तो जितने लोग आमंत्रित हमने सबको किया था, पूरी कांग्रेस को किया था। तो कांग्रेस में अगर कुछ 1, 2, 4 लोग नहीं आ पाए तो मैं समझता हूँ उसे गुटबाजी नहीं ठहराना चाहिए। का अंदरूनी मसला है, लेकिन एक विपक्षी पार्टी होने के नाते एक अच्छा विपक्ष रहे, भाजपा इसमें भी चिंतित है। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर आप देखोगे कि 4 अध्यक्ष उन्होंने पहले बनाए, फिर वो अब नए अध्यक्ष उन्होंने बनाए। आज प्रीतम सिंह जी देहरादून से, हरिद्वार से हरीश रावत जी और कांग्रेस मुख्यालय में बैठ करके करण मेहरा जी जिस प्रकार से अपनी फड़ व्यापार दुकान चला रहे हैं, कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो फड़बाजी में साबित हो गई है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इन दिनों बिखरे नजर आते हैं। एक कार्यक्रम में कुछ नेता पहुंचते हैं तो कुछ नेता उस कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं। विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर व्यक्तिगत कार्यक्रम राजेंद्र भंडारी ने बुलाई तो उस कार्यक्रम से प्रीतम सिंह ने दूरी बना ली।
प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच बुलाया तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और करण मेहरा जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है उसने दूरी बना ली। ऐसे में कार्यकर्ता हताश और निराश हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस अगर एकजुट नहीं रही तो बीजेपी का सामना कैसे कर पाएगी। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो दो धड़ों में बची उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की बात और उसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। कांग्रेस बोली कि परिवार में मतभेद भले हो लेकिन मनभेद नहीं होता। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है इसलिए मतभेद हो जाते हैं लेकिन मनभेद लोगों में नहीं होते। तो देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर दो धड़ों में बची उत्तराखंड कांग्रेस, जिसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मसूरी में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के उद्योग, कृषि, शिक्षा और पहाड़ों से हो रहे पलायन पर चर्चा हुई। चिंतन शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और सीएम धामी सभागार में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठकर अधिकारियों के विचार विमर्श को सुना। 3 दिवसीय चिंतन शिविर में चल रहे वैचारिक मंथन पर सीएम की सीधी नजर है। इस शिविर में आपको बता दें कि प्रदेश के विकास को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है। खबर लक्सर से है। जैनपुर खुर्द नामक गांव में एक ग्रामीण ने अपने ही परिवार के सदस्यों पर गाली गलौज के साथ लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करते हुए घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि उसके घर में उनके 2 भाई और पिता अचानक घर में आकर पैसे मांगने लगे और पैसा न देने पर उसके साथ मारपीट करने लगे और घर में तोड़फोड़ कर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर उनके परिवार के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। देख रहे साहब मामला ये था जी, मान लो इन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार जमीन दे दी थी पीछे खरसा में। कोई बात नहीं है, जो मेरे हिस्से की थी बड़े मियाँ ने खुद जमीन दी थी मुझे, कोई लेन देन में कोई बात नहीं। तो इन्होंने मेरे खेत में जो पानी दिया होगा पीछे बटाई पर देने के लिए तय हुई थी। तो फिर मैंने कहा भाई मैं अपने आप बोल लूँगा, जो इन्होंने पानी दिए थे तो आरिफ मेरे तरफ पैसे को आया। मेरी चली तबीयत खराब, पहले मेरे किडनी कैंसर था, अब मेरे गले में वो गांठ बता दी। मुझे खुशी हुई, मैंने कहा भाई मेरे से मिलन आया तेरा भाई। मेरे घर वालों को दूसरे भाई और जो शाहरुख खलील ये ठाकुर लाठी डंडे लेको नीचे तो कैमरे में वीडियो में टोटल दिखाई दे रहे। मेरे मकान पर लग रहे जी कैमरे। हरीश रावत ने हरिद्वार जिले से कांग्रेस की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा मंगलौर विधानसभा के गांव उदलहेड़ी से शुरू होकर हरिद्वार जिले के हर एक गांव में 4 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान हरीश रावत ने गांव नसीरपुर में एक दलित के घर पर रुके और वहां खाना भी खाया। हरीश रावत ने बताया कि यात्रा के दौरान सभी कार्यकर्ताओं के घर रात गुजारी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद जिले की समस्याओं को उठाना है और उसे दूर करना है। विधानसभा का नसीरपुर गाँव और यहाँ मैं पहले भी आया हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ का जब सांसद था तो इस एरिया में सब गया हूँ, बल्कि मैंने इस एरिया को खादर से जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई थी और वहाँ जो जग से या निकाल करके जो है वो उसमें नारसन के पास में मिलने का था, वो जिस रूप में बननी थी उतनी अच्छी तो नहीं बन पाई, लेकिन उससे इस एरिया को खोलने में बड़ी मदद मिली है। सब एरिया उससे लाभान्वित हुई। वो मैंने सेंट्रल रोड फंड से बनवाई। खबर विकासनगर से, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता की फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री के साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मंत्री के कार्यक्रम से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि कार्यकर्ता मंत्री को काले झंडे दिखाने वाले थे।
अगली खबर रामनगर से है, जहां पर 2 दुकानों से बड़ी मात्रा में नकली एशियन पेंट बरामद हुआ। बता दें कि नकली पेंट बिकने की शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुकानों पर छापा मारा और भारी मात्रा में पेंट बरामद किया। दुकानदारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बाईस 11/2022 को एशियन पेंट की विवेचना टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने रामनगर के कुछ पेंट व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में दबिश दी, जहां एक व्यापारी से 4 बाल्टियां और एक व्यापारी से 9 बाल्टियां बरामद हुई। एशियन पेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना था कि ये पेंट जो है हमारी कंपनी का नहीं है, हमारी कंपनी का लोगो लगा के इसमें अलग से कॉपीराइट किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। तीखी मिर्ची